अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। टर्मिनोलॉजीज कुछ यहाँ पर दी गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस वो फूड है, मतलब एक फूड की साइंस है, उसकी स्टडी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं या उसके बारे में पूरी नॉलेज है, ठीक है। और उसका रिलेशन किससे है? हमारी हेल्थ से है, वो हमारी हेल्थ से रिलेट करती है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। हेल्थ एक वो स्टेट है कि जब आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग हो, कोई एब्सेंस मतलब कि किसी भी किस्म की डिजीज़ वगैरह ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो और इन्फर्मिटी भी ना हो। इन्फर्मिटी मीन्स टू कमज़ोरी, कोई कमज़ोरी ना हो, किसी किस्म की कोई डिजीज़ वगैरह ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो, सोशली वेलबींग हो, मेंटली फिजिकली कंप्लीट आपकी जो स्टेट होती है वो आपकी हेल्थ कहलाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are the substances essential for growth, maintenance, function, and reproduction of a cell of an organism. The absence of deficiency of one of these may result in poor health or disease. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और हमारी ग्रोथ के लिए वो इसेंशियल होते हैं, मतलब ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस फंक्शन करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो मेंटेनेंस में रहे, उस फंक्शन करे, और ऑर्गेनिज्म सेल्स की रिप्रोडक्शन भी न्यूट्रिएंट से होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस या इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हमारी हेल्थ में कमी आ जाती है, पुअर हेल्थ हो जाती है, और फिर उससे डिजीज़ भी हो सकती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉलर अमाउंट, एग्जाम्पल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि जिनको हमारी बॉडी को नीड्स होती है, लेकिन स्मॉलर अमाउंट में नीड होती है। जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, लार्ज, बिग। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब वो होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी मतलब कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड है। ज़्यादातर हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में क्या है? न्यूट्रिएंट्स की नीड है, तो वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए, तो हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेस्टिंग। इट रिफर्स टू द रिजल्ट ऑफ वेट लॉस एसोसिएटेड विद एन अक्यूट पीरियड ऑफ फूड ऑफ शॉर्टेज और डिजीज एंड इट इज़ डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट। अब वेस्टिंग में क्या होता है कि इस जो ये रिफर्स करती है, मतलब कि इसमें वेट लॉस होता है, ठीक है। अक्यूट पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज, फूड का जो पीरियड होता है, मतलब जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं वो पीरियड क्या होता है? शॉर्टेज हो जाता है, उसकी वजह से डिजीज़ होती हैं और लो वेट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल सम पीपल्स क्या करते हैं? दे आर डूइंग डाइट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग? खाना पीना अपना कम कर देते हैं। अब जो जिनको क्या होता है कि इंटरनली वीकनेस हो जाती है, फिर उनको डिजीज़ भी होना शुरू हो जाती है। वेट लॉस तो साथ साथ होता है, बट डिजीज़ भी साथ साथ होना शुरू हो जाती है, तो वो वेस्टिंग में चला जाता है। माल न्यूट्रिशन क्या है? द इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द टर्म माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। हेल्थ का इम्पेयरमेंट रिजल्ट या कोई भी डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस होना न्यूट्रिएंट्स का। माल न्यूट्रिशन बताता है कि या तो ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन हो जाना या ओवर न्यूट्रिशन हो जाना। दो किस्में इसके अंदर बताई जाती हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है। मतलब हेल्थ का इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हो जाना, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाना, इम्पेयरमेंट हेल्थ का हो जाना, उस नतीजे में क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन किस तरह होता है? एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज एंड लो वेट फॉर हाइट। अंडर न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों में ज़्यादातर इस तरह से देखा जाता है कि लो वेट फॉर एज, एज उनकी जो है ज़्यादा है और वेट उनका कम है, ठीक है, मतलब कमज़ोरी है। फिर आता है लो हाइट फॉर एज, अब हाइट उनकी कम है एज के हिसाब से, यानी कि एज ज़्यादा है, हाइट कम है, ठीक है। उसके बाद लो वेट फॉर हाइट, अब हाइट के लिए भी क्या है? उनका वेट कम है, तो बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं।
उसके बाद है हमारे पास क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी CED, इट्स कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन ऑफ अंडरवेट among adult as a result of prolonged negative energy balance. A BMI value of less than 18.5 indicates CED in adult. ये क्या होती है, कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, मतलब ये वो कंडीशन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है जो कि अंडर वेट होता है अडल्ट्स में। उनका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को ये डिस्क्राइब करती है, डेफिशिएंसी होती है इसमें एनर्जी की। फॉर एग्जांपल BMI इसमें देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर बॉडी मास इंडेक्स जिसमें हम हाइट और वेट देखते हैं पेशेंट का, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से कम होगा, नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी है 18.5, 18.5 से अगर वो कम होगा तो इट मीन्स कि वो CED में चला गया है, मतलब कि उसको क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है। अडल्ट्स में इसकी बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, इट इज़ अ रेशो of weight for height which is often used to estimate body fat. It is obtained by dividing the weight in kilograms by the square of height in meters. ये क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, वेट का जो है हम रेशो निकालते हैं हाइट के लिए, ठीक है। और ये बॉडी का जो फैट होता है, एस्टिमेट फैट, उसके लिए अक्सर इसको यूज़ किया जाता है कि बॉडी फैट पता करने के लिए, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जब हम इसको चेक करते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं वेट एंड हाइट को। वेट को जो है हम किलोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हाइट को हम मीटर्स में डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं उसके बाद हम पेशेंट का BMI निकालते हैं कि टोटल वेट एंड हाइट निकालने के बाद पेशेंट का BMI कितना है, ठीक है। BMI अगर उसका 18.5 से कम होगा, सो इट मीन्स दैट ही और शी हैज़ क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंटल हाइजीन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर ऑल। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में क्या होता है कि ये एक फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल एक्सेस है, और इसको यूटिलाइजेशन मतलब इसको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि हमारी बैलेंस डाइट जो है वो एप्रोप्रिएट रहे, बरकरार रहे। अब किस तरह वो बरकरार रहेगी, जब हमें साफ़ पानी मिलेगा, जब हमारी इन्वायरमेंटल हाइजीन बेहतर होगी, और उससे क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर ऑल, सबको जो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, फॉर ऑल PHC सबको प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगी, बरकरार रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी एट द एक्सेस ऑफ फूड to all people, whereas nutrition security demands the intake of a wide range of foods which provides the essential needs nutrients। मतलब कि फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है कि वो अवेलेबिलिटी, वो एक्सेस ऑफ फूड जो कि लोगों तक दी जाए, जो लोगों को ज़्यादातर वाइड रेंज में जो उनको मतलब कि नीड है जिन चीज़ों की, वो उनको दी जाए, जो कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डिमांड करती है कि उनको वाइड रेंज में पीपल्स को जो है इन चीज़ों की नीड है तो वो उनको दी जाए, ताकि उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी इसेंशियल नीडेड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उनको मिल जाए। तो वो हमारी फूड सिक्योरिटी में आएगा। अब फूड सिक्योरिटी में क्या होगा, फूड सिक्योरिटी जब हम देंगे लोगों को तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का होना लाजमी है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है, बेस होती है पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है, सेफ़ ड्रिंकिंग अगर हम उनको प्रोवाइड करेंगे, एनवायरमेंटल हाइजीन हमारी प्रॉपर्ली रहेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी भी आप अपने लोगों को दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है डाइट। डाइट इज़ द सम ऑफ फूड कंज्यूम बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। डाइट क्या है, एक सम ऑफ फूड है, ठीक है, जो कि एक पर्सन या अदर ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब होता है कि बैलेंस डाइट। इट इज़ अ फूड इनटेक दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द डाइटरी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट क्या है, एक फूड इनटेक है, उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, डाइटरी नीड्स होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की, इन करेक्ट प्रोपोर्शन, सही मिकदार में जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी डाइटरी नीड्स को लेता है, तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। उसके बाद है थेराप्यूटिक डाइट। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ फूड आइदर इन कंसिस्टेंसी, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मीट द स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन।
ये क्या करता है, फूड को मॉडिफाई करता है, जो भी इनकंसिस्टेंसी होती है या प्रिपरेशन और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो स्पेशल न्यूट्रिशनल जो है मिलनी चाहिए एक पर्सन को, जो वो सफ़र कर रहा है, मतलब जो भी डिजीज़ या कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसको नीड्स हैं, वो उसको मिलनी चाहिए। तो थेरेपेटिक डाइट में क्या होता है, ये फूड को मॉडिफाई कर रहा होता है, उसकी इनकंसिस्टेंसी को देख रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करता है ताकि जो स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड है पर्सन की, जिससे वो सफ़र कर रहा है, वो गुजर रहा है उन बीमारियों से या उन कंडीशन से, तो उसको वो मिल जाए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी क्या है? कैलोरी अ यूनिट ऑफ फूड एनर्जी। द वर्ड कैलोरी इज ऑर्डिनरी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द मोर प्रिसाइज साइंटिफिक टर्म क्लोराई। Kilocalorie represents the amount of energy required to raise the temperature of a liter of water. Technically, by 1 degree Celsius, a kilocalorie represents 1000 true calories of energy. 1 kilocalorie is equals to 1000 calories. मतलब कि ये क्या है, एक फूड एनर्जी का यूनिट है। जो वर्ड कैलोरी जो है वो ऑर्डिनरी यूज़ किया जाता है मोर प्रिसाइज में। ठीक है। साइंटिफिकली टर्म अगर कैलोरी को देखें तो कैलोरी क्या रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है क्या, वाटर का जो टेम्परेचर है जब वो रेस हो जाता है तो हमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1 किलो कैलोरी जो है रिप्रेजेंट करती है 1000 ट्रू कैलोरीज ऑफ एनर्जी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलो कैलोरी जो है वो 1000 कैलोरीज के बराबर है। ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लीटर वाटर होगा तो 10 किलो कैलोरीज जो है वो 1000 कैलोरीज के इक्वल होंगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर टेम्परेचर को भी देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द बॉडी दैट इनेबल्स इट कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर फिजिकली और केमिकली जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में वो प्लेस लेता है, मतलब एक जगह पे हमारी फिजिकल चेंजेस होती हैं, केमिकली फिजिकली चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यू हमारी ग्रोथ होती है और फंक्शन होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म होना भी हमारी बॉडी में लाजमी है। उसके बाद आ जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम कहते हैं BMR। अब BMR क्या होता है? इट इज़ द रेट एट व्हेन द बॉडी यूजेस कैलोरीज और एनर्जी टू मीट इट्स बेसल मेटाबॉलिक नीड्स। बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको कहते हैं हम कि वो एनर्जी या वो हमारे जो बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो पहले से मौजूद है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरा दिन हम जो है फास्टिंग से होते हैं, तो हमें अब उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं कि रोज़े में हमें नीड होती है, हम काम भी वही कर रहे होते हैं अपने रोज़मर्रा के, ठीक है, इबादत भी कर रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो रही होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है कि हमारी बॉडी ने जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है ATP की फॉर्म में, तो वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ATP की फॉर्म में हमें वो एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है। तो वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाएगा। वो एनर्जी जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर रही है, जो कैलोरीज हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो एनर्जी जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और बॉडी उसी को यूज़ करती है। उसके बाद हमारे अंदर क्या होती है, वही पावर होती है। उसी तरीके का हम रोज़ाना के वर्क कर रहे होते हैं रोज़ा रखकर। ठीक है। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट, अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स मेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। फ्री रेडिकल्स में प्ले अ पार्ट इन कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर डिजीज ऑफ एजिंग। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? किसी भी डैमेज से, ठीक है, कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म। और फ्री रेडिकल्स, अब फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स में हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारा जो फूड है वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो कुछ हमारे पास होते हैं, कुछ अमाउंट में होते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स और कुछ अमाउंट में होते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है क्योंकि हमारी बॉडी को नीड्स होती है। ठीक है। और जो अनस्टेबल होते हैं वो वेस्ट के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है। जो लिक्विड अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और जो सॉलिड होते हैं वो फीसिस के फॉर्म में
एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का एक जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, जब हम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल क्या करता है कि वो हमारे लिए एक हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है कि उसका काम क्या है, प्ले अ पार्ट इन कैंसर, हार्ट डिजीज़ उससे हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक एंड अदर डिजीज़ भी हो सकती है एजिंग की वजह से, ठीक है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि ये एक सब्सटेंस है जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, हमारे सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स याद रखें, उनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के पास कोई आयन मौजूद नहीं होता, जो कि मेटाबॉलिज्म में सेल्स को नीड होती है कि उसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या होता है कि आयन उसके ऊपर सेल पर मौजूद नहीं होता, तो इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं। जब वो अनस्टेबल होते हैं तो इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की एग्जाम्पल यहाँ अगर देखी जाए, इंक्लूड विटामिन सी एंड ई, सेलेनियम एंड कैरोटीनॉइड सच एज बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन एंड ल्यूटीन। यहाँ पर कुछ विटामिन्स और जो है यहाँ पर कुछ मिनरल्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी एग्जाम्पल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल दैट अटैक्स अदर मॉलिक्यूल्स एंड प्लेज अ मेजर रोल इन द एजिंग प्रोसेस एंड डिजेनरेटिव डिजीज। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अदर मॉलिक्यूल्स पे, अब जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, डैमेज हैं, ठीक है, ये डैमेजिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं कि एजिंग प्रोसेस से इससे हो सकता है, लेकिन जो डिजीज़ वगैरह होती हैं वो भी क्या होती है, डीजेनरेट हो रही होती हैं फ्री रेडिकल से, ठीक है। तो इनका जो है एक्सक्रीट आउट हो जाना बॉडी से, यही इसका बेहतर तरीका है ताकि हमें किसी किस्म की कोई डिजीज़ भी ना हो और हमारे जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उन पर किसी किस्म का अटैक भी ना हो। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें, हिस्ट्री में क्या है, न्यूट्रिशन डिस्कवरीज फ्रॉम एंशियंट डेज, द कंटिन्यूस रिसर्च इन इट्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। न्यूट्रिशन जो है वो डिस्कवर किया है कदीम दिनों की बात है और अभी तक इस पे जो है रिसर्च जारी है कि हमारी हेल्थ पर जो है न्यूट्रिशन का किस तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, और वेलबींग हम किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन आर लिस्ट बिलो। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई हैं जो कि नीचे दी गई है। सबसे पहले आता है 400 BC, हाइपोक्रेट्स। हाइपोक्रेट्स कौन है, यहाँ पर जो है तमाम नीचे जितनी भी डेट्स हैं इन सब में जो है साइंसदान का नाम है कि कौन से साइंसदान ने क्या कहा था। लेट फूड बाय द मेडिसन एंड मेडिसन बाय द फूड, ये एक इडियम है जिसको साइंसदान ने कहा था कि खाने को जो है वो खुराक बना के लो, ठीक है। खुराक से मुराद ये है कि खुराक अगर आप ले रहे हो तो वो आपका फूड है, खुराक को आप दवा की तरह यूज़ करो ताकि वो जो है आपकी खुराक बन जाए, ठीक है। जो आपकी दवा है वो आपकी खुराक बन जाए। आप फूड को इस तरह लो, मतलब जिस तरीके से हम मेडिसिन लेते हैं तो खाने को हमें इस तरीके से लेने चाहिए जिस तरह हम मेडिसिन ले रहे हैं ताकि वो हमारे लिए खुराक बन जाए, ठीक है। तो ये एक हाइपोक्रेट साइंसदान है, उसने कहा था। उसके बाद 1500 AD ने कहा था, लेनार्डो डा विंची एड आर्टिस्ट एज ए साइंटिस्ट कंपेयर्ड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी टू द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अब इसने जो है, ये एक आर्टिस्ट है और एक साइंटिस्ट है जिसने मेटाबॉलिज्म को कंपेयर किया है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह होता है, बर्निंग ऑफ द कैंडल, ठीक है। उसके बाद 1747 में डॉक्टर जेम्स लाइन अ फिजिशियन द ब्रिटिश नेवी परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिशन। ये जो है एक फिजिशियन है ब्रिटिश नेवी में, ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था न्यूट्रिशन पर। He gave some lime, sea water and vinegar to British sailors as they were only on a diet or dried meat and bread during long voyages। यानी कि इन्होंने जो है कुछ लाइम्स और सी वाटर्स दिए थे, विनेगर दिया था अपने ब्रिटिश सेलर्स को, और उन्होंने जो है सिर्फ डाइट और ड्राइड मीट ही जो है लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ब्रेड लिया था ड्यूरिंग लॉन्ग वोयेज, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी जो मतलब कि हम लोग कहते हैं ना किसी तिजारत पे कोई निकला हुआ है और काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि इस चीज़ का भी क्या असर पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग दीज फोगेज दे डेवलप स्कर्वी अ पेनफुल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द गम्स। ये चीज़ें जब वो ले रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि स्कर्वी उनके उस पर क्या हुआ था, डेवलप हो गया था। स्कर्वी कहते हैं कि आपके जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग
होना शुरू हो जाना, पेनफुल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। व्हेन दे वर गिवन फूड रिच इन विटामिन सी, जब वो फूड ले रहे थे, विटामिन सी ले रहे थे, दे डिड नॉट डेवलप दिस ऑर्डर, तो वो जो है ये डेवलप जो है डिसऑर्डर नहीं हुआ था। ऑल्दो विटामिन सी वाज नॉट डिस्कवर्ड टिल 1930s, और 1930s तक कोई विटामिन सी जो है डिस्कवर्ड नहीं हुआ था ना। कब की बात हमने की थी यहाँ पर? 1447 की बात की थी, और उन्होंने ख़त्म कहाँ पे किए? 1930s तक, ठीक है। मतलब कि विटामिन सी तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद है 1770, एंटोनी लेवेस्टियर द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? एंटोनी लेवेस्टियर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड वेयर द एनिमल हीट कम्स फ्रॉम। इन्होंने क्या किया था कि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिस्कवर्ड किया था, और एनिमल हीट्स जो है जहाँ से हमें मिलती है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। अर्ली 1880s इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वर मेड दैट फूड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1880s के अर्ली शुरुआत में क्या हुआ था कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बनाई गई थी, फूड्स को कंपोज किया गया था कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। 1840 में क्या हुआ था? जस्टस लाइबनिट्ज ऑफ जर्मनी डिक्लेयर्ड दैट कार्बोहाइड्रेट्स वर कंपोज्ड ऑफ शुगर, फैट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड। अब 1840 में क्या हुआ था? जस्टस लाइबनिट्ज जो है एक जर्मनी साइंटिस्ट है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं शुगर से, उसके अंदर शुगर शामिल होती है, फैट होता है, फैटी एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। देन उसके बाद है 1897, उसमें क्या हुआ था? क्रिस्टियन एजिकमन अ डच फिजिशियन, एक ये डच फिजिशियन है, क्रिस्टियन एजिकमन इनका नाम है, डिस्कवर्ड दैट ब्राउन राइस व्हेन गिवन टू नेटिव्स ऑफ जावा आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया वर क्योर्ड ऑफ बेरी। इन्होंने ब्राउन राइस जो है वो डिस्कवर्ड किया था, और नेटिव ऑफ जावा यानी कि जो इंडोनेशिया आइसलैंड है उसको जो है दिया था इन्होंने, ताकि उस जो बेरी है वो भी इसमें ही क्योर्ड किया गया था, ठीक है। मतलब अगर इसका एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल पेपर में आ सकता है कि डच फिजिशियन हम किसको कहते हैं, तो वो आप इसमें बता सकते हैं क्रिस्टियन एजिकमैन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ब्राउन राइस डिस्कवर किया था। कहाँ पे दिया था? आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और वो क्या कहलाता है? क्योर्ड किससे किया गया था? उसको बेरी से। न्यूट्रिशनिस्ट लेटर डिस्कवर्ड दैट अनपॉलिश्ड राइस विच कंटेन ब्रेन इज रिच इन विटामिन B1 थायमीन। न्यूट्रिशन ने जो है बाद में फिर उसको डिस्कवर किया कि जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विटामिन B पाया जाता है, जिसको हम थायमीन कहते हैं। 1912 एडी E.V. माइक्रोलियम MC कॉलम डिस्कवर्ड द फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन A। 1912 में क्या हुआ था कि E.V. MC कॉलम ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसको हम विटामिन A कहते हैं, ठीक है। 1912 में क्या होता है? डॉक्टर कैसमिर फंक वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म विटामिन। और इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर कैसमिर फंक ने, कि इन्होंने फर्स्ट टू कॉइन यानी कि इन्होंने विटामिन की टर्म बताई थी कि वो होता क्या है, ठीक है। 1930s में क्या हुआ था? विलियम रोज डिस्कवर्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। विलियम रोज ने क्या डिस्कवर्ड किया था? जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स थे उनको डिस्कवर्ड किया था, जो कि प्रोटीन की क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसके बाद क्या है? 1940s वाटर सोल्यूबल विटामिन B एंड C वो डिस्कवर्ड। 1940s में वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कवर्ड किया गया था, जो कि B और C जिसको हम कहते हैं। 1950s में क्या हुआ था? विटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर रोल इज, उनका रोल क्या था? कि कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी वर डिस्कवर्ड। जो भी एंजाइम्स के जो कंपोनेंट्स हैं और जो हार्मोन्स हैं उनका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसको डिस्कवर्ड किया गया था। इफेक्टिव फंक्शनिंग उनका बताया गया था विटामिन्स और मिनरल्स का, ठीक है। उसके बाद है 1968 में क्या हुआ था? लाइनस पॉलिंग क्रिएटेड द टर्म orthomolecular nutrition. He proposed that by giving optimum nutrition to the body, better health, prolonged life can be achieved. 1968 में जो साइंसदान थे लाइनस पॉलिंग, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक टर्म क्रिएट की थी जिसको हम कहते हैं ऑर्थोमोलिक्यूलर न्यूट्रिशन। अब ऑर्थोमोलिक्यूलर न्यूट्रिशन क्या होता है? कि उसमें उन्होंने बताया कि ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, यानी कि हम जो न्यूट्रिशन वगैरह हम लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए किस तरीके से बेहतर है, और वो जो है हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रोलॉन्ग चल सकती है, ताकि हम अपनी लाइफ को अचीव कर सकें। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू।
Curd or yogurt. Curd contains prebiotic or friendly bacteria that thrive in our intestine and protect us against intestinal infection. It helps in digestion. कर्ड क्या कंटेन करता है? एक प्रीबायोटिक और फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि थ्राइव, यानी कि थ्राइव कहते हैं किसी चीज़ का डेवलप होना। हमारे इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर क्या है? द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ प्लांट food is referred to as fiber. This plays important role in lowering cholesterol and preventing constipation and several degenerative disease. फाइबर क्या है? एक इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है प्लांट फूड का, जो कि प्लांट फूड से हमें फाइबर मिल रहा होता है और इनका रोल क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम कर देता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और जो भी मुख्तलिफ किस्म की डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है। गार्लिक. Allicin is garlic is considered as a remedy of heart disease and stroke. It also relieves flatulence and has antibacterial properties. गार्लिक क्या कंसिडर करता है? हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की रेमेडी को कम करता है, उसके लिए होता है। और ये जो है फ्लैटुलेंस कहते हैं कि एब्डोमेन का बढ़ जाना या फूल जाना, तो जिसको मतलब कि ये डिजीज़ वगैरह होती है तो ये उसको भी रिलीफ करता है। गार्लिक का यूज़ करना चाहिए और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। गार्लिक बेसिकली लहसुन को कहते हैं। जिंजर क्या होता है? अदरक. इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिसऑर्डर्स like indigestion, nausea and vomiting and hepatic disorders. It has anti-inflammatory property as well. ये क्या है कि इसको जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एज अ स्टमक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है या हेपेटिक डिसऑर्डर्स हैं लिवर के अकॉर्डिंग, ये क्या है? एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। इसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जिसको ड्रग कहते हैं उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रीन टी. ग्रीन टी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. It is also believed to have anti-carcinogenic properties and prevent against colon and stomach cancer. ग्रीन टी क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। और हम क्या करते हैं, मतलब बिलीव भी करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है? एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमें कोलोन और स्टमक कैंसर से प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद है हमारे पास पेपर. इट हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज. इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड रिलीफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ये क्या करती है कि इसको बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। क्या रिलीफ करती है? क्या फंक्शन है इसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद आ जाते हैं सोयाबीन. दिस इज़ अ हाई प्रोटीन प्लांट फूड एंड इज़ हाई इन soluble fiber. Also, it is ineffective and reducing to bad cholesterol in the body. It also reduces the menopausal symptoms of hot flashes and reduces the risk of uterine cancer. ये क्या करता है? इसके अंदर हाई प्रोटीन पाई जाती है, प्लांट फूड होता है, यानी कि प्लांट फूड है, प्लांट से हमें मिलता है। इसके अंदर हाई प्रोटीन होती है, हाई सोल्यूबल फाइबर इसके अंदर पाया जाता है। ये इफ़ेक्टिव होती है किस लिए? कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिड्यूस करती है और मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, जो हॉट फ्लैशेस होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, जो भी वुमेंस को जो है सिम्टम्स वगैरह होते हैं, जो पेन वगैरह होता है उसको भी क्या करती है? रिड्यूस करती है। और रिस्क होता है, मतलब कि अगर यूट्राइन कैंसर का किसी को रिस्क है तो उसको भी रिड्यूस करती है ताकि उसको वो ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स अगर देखें, फूड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. फूड को जो है उनके फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है एनर्जी यील्डिंग. Food rich in carbohydrate and fat are energy yielding foods. Examples are cereals, roots and tubers, sugars, oils and butter. एनर्जी यील्डिंग उसको कहते हैं कि वो फूड जो हम लें फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, तो ये सब क्या है? इससे हमें एनर्जी मिल रही होती है ना। जैसे कैरियल्स हो गया, रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, शुगर है, ऑयल है, बटर है, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है और हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में इन्हीं चीज़ों की नीड्स होती है। यही हमारे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये क्या एनर्जी यील्डिंग भी कहलाते हैं। मतलब कि हम ये लेते हैं और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज़ करती है। जब यूटिलाइज़ करती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन रिच फूड्स आर कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. एग्जाम्पल आर मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, पल्सेस एंड लीग्यूम्स.
फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में आ जाता है कि हमारी बॉडी को, अब जाहिर सी बात है, फैट हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, तो प्रोटीन भी तो लेंगे। प्रोटीन जो हमें मिल रहा होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो हमारा बॉडी बिल्डिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, पोल्ट्री एग्स आ जाते हैं, ठीक है, पल्सेस आ जाते हैं, लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब क्या, इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन भी हमारा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, और कार्बोहाइड्रेट फैट्स भी हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। और हमारी बॉडी को इन चीज़ों की लार्ज अमाउंट में नीड होती है ताकि उसकी ग्रोथ सही हो सके, डेवलपमेंट सही हो सके, सेल्स की फंक्शन सही से हो सके, और प्रॉपर्ली हम वर्क कर सकें, एक्टिव रहें और अपना काम करें। उसके बाद है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, कैविशकोर हो जाना, मेरेस्मस, वाइटामिनोसिस, विटामिन B1 बेरी, B2 आर्बिवोफ्लेविनिसिस, B3 पेलेग्रा, B6 पायरोक्सिडाइन डेफिशिएंसी, B7 बायोटाइन डेफिशिएंसी, B9 फ्लोटेट डेफिशिएंसी, B12 विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अदर विटामिन डेफिशिएंसी, A बाइटोस स्पोर्ट्स, C स्कर्वी, D ऑस्टियोमेलेशिया रिकेट्स, हाइपर एलिमेंटेशंस, हाइपर वाइटामिनोसिस ए, हाइपर वाइटामिनोसिस ई, हाइपर वाइटामिनोसिस टी। तो ये जो है कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं जो कि अगर हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, अपने न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को नीड है वो नहीं लेंगे, प्रॉपरली तौर पे प्रोटीन का यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपरली तौर पे कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, फैट्स नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन। अब एज अ नर्स के हमारा न्यूट्रिशन में क्या रोल है? असिस्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस को असिस्ट करना है हर एक इंडिविजुअल का, फैमिली का और कम्युनिटी का। एनालाइज द न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअली तौर पर जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड है उनकी, तो उनको हमने क्या करना है? एनालाइज करना है, ठीक है। डिटरमाइन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस लाइक BMI, एज, सेक्स, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स वाइल प्लानिंग द मील। हम उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि जिनका असर जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस पे पड़ रहा है, ठीक है। लाइक BMI की वजह से हो रहा है, एज की वजह से हो रहा है, सेक्स की वजह से हो रहा है, एजुकेशन की वजह से हो रहा है, ये सोशो इकोनॉमिक की वजह से हो रहा है, ठीक है, कल्चर की वजह से हो रहा है। जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी रिच फूड्स हैं जो कि प्लानिंग किए गए मील में, उनकी जो प्लानिंग है जो वो ले रहे हैं, तो उनका स्टेटस जो भी है, मतलब कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका क्या है, उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, उसको हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। कंडक्ट अ न्यूट्रिशनल सर्विलेंस ऑफ द कम्युनिटी टू नो द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। हम एक न्यूट्रिशनल सर्विलेंस कंडक्ट करेंगे कम्युनिटी में ताकि हम उनको हेल्थ स्टेटस के बारे में बता सकें, कम्युनिटी को, ठीक है। प्लान प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। प्लान करेंगे और उनको न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। मतलब प्लान करना तो हमारा काम है एज अ नर्स। फिर हम क्या करेंगे? प्लानिंग करने के बाद हम उनको क्या करेंगे? न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम एक रखा जाएगा और उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें हम उनको हेल्थ स्टेटस के बारे में बता रहे होंगे कि आपकी हेल्थ ये है, आपकी ये, आपने ये लेना चाहिए, आपने वो लेना चाहिए, ठीक है। इनकरेज द हेल्थ प्रोफेशनल्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको हम इनकरेज करेंगे कि आप जो है एक्टिवली हमारे साथ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अमाउंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। अवेयरनेस पैदा करेंगे पब्लिक में कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसके हवाले से, यानी कि उसके बारे में उनको गाइड करेंगे। एक दफ़ा फिर से उसको डीपली डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हाउ द बॉडी यूजेस देम, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़। न्यूट्रिशन में क्या स्टडी किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जो कि फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कि हमारी बॉडी उसको यूज़ किस तरीके से करती है, उसका रिलेशनशिप क्या है, डाइट का रिलेशनशिप हमसे क्या है, हमारी हेल्थ का रिलेट क्या है न्यूट्रिएंट से, डिजीज़ का क्या रिलेशनशिप है। तो इनके बारे में भी हम इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन ऑल्सो फोकसेस हाउ पीपल कैन यूज़ dietary choice to reduce the risk of disease. What happens if a person has too much or too little of a nutrients? How allergies work? न्यूट्रिएंट्स जो है वो फोकस करती है पीपल पर, ऑल्सो फोकस करती है, यानी कि मस्ट करती है कि लोग किस तरीके से डाइटरी चॉइसेस को यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, और किस तरीके से रिड्यूस करते हैं डिजीज़ का जो रिस्क होता है, मतलब जिनसे लगने वाली होती है, जो हमें रिस्क है कि ये
डिजीज़ लग सकती है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे और बहुत ही कम अमाउंट पे अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो उसकी जो वर्क है, बॉडी वर्क है, बॉडी फंक्शनिंग क्या हो रही है, ठीक है। तो उसमें भी हम देख रहे होते हैं, उस पर जो है न्यूट्रिशन का ज़्यादा फोकस होता है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, फैट वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड और ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वाटर भी हमारा एक न्यूट्रिएंट्स में आता है। और ये तमाम क्या होते हैं कि हमें नीड होती है और इन सब की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है ग्रोथ फंक्शनिंग में, मेंटेनिंग बैलेंस में। उसके बाद है इफ़ पीपल डू नॉट हैव द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट, देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन हेल्थ कंडीशंस इंक्रीजेस। अगर लोग जो है वो सही तरीके से अपनी बैलेंस डाइट को नहीं लेंगे, नहीं उसको यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है? रिस्क होता है कि उनकी जो है कंडीशन है, मतलब कि जो भी सर्टेन हेल्थ उनकी कंडीशन है उसमें क्या होता है? डेवलप हो शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ हो जानी है। मतलब उसमें रिस्क है कि किसी भी किस्म की बीमारी हो सकती है, उनकी जो भी कंडीशन चल रही है ड्यूरिंग जो उनकी प्रेजेंस कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन जिसको है, वो इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऊपर हमने डिस्कस किया था, ब्रीफली इसको देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट पीपल need in relatively large quantities. Macronutrients included carbohydrate, protein, fats, water. वाटर भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है क्योंकि ये भी एक बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास। वाटर के बगैर कुछ नहीं होता, वाटर इज़ लाइफ, ठीक है। तो वाटर जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है, अदरवाइज़ आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वाटर आपके इंटेस्टाइन को भी जो है प्रॉपर रखता है और आपकी जो स्किन है वो भी हाइड्रेटेड रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट्स इंक्लूड। वही बात ऊपर आ गई कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, वाइटामिन से, प्रोटीन से एंड वाटर है, तो ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में, जैसे वाइटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया गया है कि उसमें क्या होता है? शुगर होता है, स्टार्च होता है, फाइबर होता है, ठीक है। शुगर क्या है? एक सिंपल कार्ब है। द बॉडी क्विकली ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब शुगर एंड प्रोसेस स्टार्च। बॉडी क्या करती है? इसको क्विकली ब्रेक डाउन भी कर सकती है और शुगर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और फिर स्टार्च को प्रोसेस करती है। दे कैन प्रोवाइड रैपिड एनर्जी। ये हमें बहुत ही स्पीडली, रैपिडली जो है क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शुगर, ठीक है। बट दे डू नॉट लीव अ पर्सन फीलिंग फुल। लेकिन ये पर्सन को फीलिंग फुल नहीं करवाता, लेकिन एनर्जी हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में क्या करते हैं? प्रोवाइड करता है। दे कैन ऑल्सो कॉज अ स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल। और जो इसका और अहम फंक्शन क्या है कि स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल को भी ये स्पाइक रखता है, मेंटेन रखता है। Frequent sugar spikes increase the risk of type 2 डायबिटीज़ and its complications। फ्रीक्वेंट शुगर क्या होता है कि उसमें रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। फाइबर इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। फाइबर क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। द बॉडी ब्रेक डाउन सम टाइप ऑफ फाइबर यूजेज देम फॉर एनर्जी। हमारी बॉडी क्या करती है? इसको ब्रेक डाउन कर लेती है, कुछ फाइबर्स जो होते हैं उसको यूटिलाइज करके उससे हमें एनर्जी भी दे देती है। फाइबर एंड अनप्रोसेस स्टार्च आर कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। और शुगर क्या था? हमारा सिंगल कार्ब था, ठीक है। इट टेक्स द बॉडी सम टाइम टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये क्या करती है कि बॉडी सम टाइम इसको ब्रेक डाउन कर लेती है तो एनर्जी हमें मिल जाती है। सम टाइम क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कुछ फाइबर ब्रेक डाउन हो जाती है मेटाबॉलिज्म में और कुछ की नहीं होती तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर ईटिंग फाइबर अ पर्सन फील फुल फॉर लॉन्गर। फाइबर खाने के बाद क्या होता है कि पर्सन जो है वो फुल खुद को जो है वो फील कर रहा होता है लॉन्गर, काफ़ी टाइम तक, ठीक है। फाइबर में ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड कोलोरेक्टल कैंसर। फाइबर क्या करता है कि उसमें रिस्क ऑफ डायबिटीज़ को रिड्यूस कर देता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है और कोलोरेक्टल कैंसर जो है उससे भी हमें रिड्यूस करता है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स बात करते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अकर नेचुरली
प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि नेचुरली अकर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे आर 20 अमाइनो एसिड, सम ऑफ दीज आर इसेंशियल। यहाँ पर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ जो है उसमें से ज़रूरी होते हैं, विच मीन्स पीपल नीड टू ऑब्टेन देम फ्रॉम फूड, द बॉडी कैन मेक द अदर्स। यानी कि लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करें, मतलब उसको लें, उसको नीड होती है लोगों को, तो उनको लेना चाहिए, फिर हमारी बॉडी क्या कर सके, ताकि वो दूसरों को बना सके। दूसरे जो है कुछ प्रोटीन जो है वो हम लेते हैं और कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है। सम फूड प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटीन, कुछ फूड्स जो है वो हमें कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स दे कंटेन ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स द बॉडी नीड्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी को जितनी भी अमाइनो एसिड, जो भी इसेंशियल अमाइनो एसिड की नीड है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ फूड हमें प्रोवाइड कर लेते हैं कम्प्लीटली प्रोटीन, तो हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। मोस्ट प्लांट बेस्ड फूड डू नॉट कंटेन कंप्लीट प्रोटीन, सो अ पर्सन हु फॉलो वेगन डाइट नीड्स टू ईट अ रेंज ऑफ फूड्स थ्रू आउट द डे दैट प्रोवाइड द इसेंशियल अमाइनो एसिड। कुछ प्लांट क्या होते हैं, कुछ प्लांट जो बेस्ट फूड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन आपको प्रोवाइड नहीं करते, तो पर्सन को चाहिए कि वो जो है वेगन डाइट को फॉलो करे, ताकि उसकी जो जितनी भी ईट्स की जो नीड है, ईट की जो भी नीड है, मतलब कि जो भी आपका फूड रेंज है आपकी बॉडी के लिए, आपके डे के लिए, आपको पूरे डे के लिए किन किन चीज़ों की नीड है, आपको वो इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, ताकि वो वेगन डाइट ले। वेगन डाइट में प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स की बात करें, फैट्स आर इसेंशियल फॉर लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स, जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस हार्मोन, हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी हेल्प करता है ताकि हार्मोन्स प्रोड्यूस हो सके। इनेबल्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब सर्टेन वाइटामिन, बॉडी में ये इनेबलिंग होती है, एक एबिलिटी होती है ताकि वाइटामिन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है उससे रिड्यूस कर सके। प्रिजर्विंग ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ को जो है वो प्रिजर्व करता है। अनसेचुरेटेड फैट सच एज ऑलिव ऑयल आर मोस्ट हेल्थफुल देन सैचुरेटेड फैट विच टेंड्स टू कम फ्रॉम एनिमल। अनसेचुरेटेड फैट जो है जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये हेल्थफुल होता है सैचुरेटेड फैट से। सैचुरेटेड फैट जो है वो हम एनिमल फैट से लेते हैं, ठीक है। टू मच फैट कैन लीड टू ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखें, फ़ैट तो हमारे लिए ज़रूरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ैट लेना वो क्या कर देता है, ओबेसिटी हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, लिवर डिजीज़ आपको हो सकती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट वाटर की बात करते हैं। द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ अप टू 60% वाटर एंड इट नीड्स वाटर फॉर मैनी प्रोसेसेस। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी को जो है 60% वाटर की नीड होती है, ठीक है, ताकि उसके जो है प्रोसेसेस जो है मतलब बॉडी में वो फंक्शनिंग हो सके। बॉडी को जो है 60% अडल्ट ह्यूमन बॉडी को नीड होती है। वाटर कंटेन्स नो कैलोरीज एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। वाटर में कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, ठीक है, और ये आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। मैनी पीपल रिकमेंड कंज्यूमिंग 2 लीटर और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको 2 लीटर पानी लेना चाहिए, यानी कि 8 ग्लास एक दिन में। बट इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। लेकिन वो आपको डाइटरी सोर्सेज से भी तो मिल रहा है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी फ्रूट्स में क्या होता है, उसमें भी वाटर ही होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से भी मिल रहा होता है। एडिक्वेट हाइड्रेशन विल रिजल्ट इन पेल येलो यूरिन। एडिक्वेट हाइड्रेशन विल रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आप पानी कम लेंगे तो आपको हाइड्रेशन हो सकती है, और आपका जो यूरिन है वो पेल येलो यूरिन जिसको कहते हैं, तो यूरिन का कलर भी आपका येलो हो जाएगा। Requirements will also depends on an individual's body size and age, environmental factors, activity levels, हेल्थ स्टेटस एंड सो ऑन। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो अपनी एक इंडिविजुअल्स की बॉडी पे डिपेंड करती है कि उसका साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल साइज़ यहाँ पे बताया गया है, हाइट कितनी है और उसकी एज कितनी है, उसका वेट कितना है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर को देखा जाता है, फिर उसकी एक्टिविटी लेवल को देखा जाता है कि वो किस हद तक काम कर रहा है, किस हद तक काम नहीं कर रहा है, और उसके हेल्थ स्टेटस को देखा जाता है। और काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों की, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशली फैक्टर्स क्या हैं, फिजिकली फैक्टर्स क्या हैं, मेंटली फैक्टर्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। फिर हर एक इंडिविजुअल की बॉडी और का जो साइज़ है और एज है वो डिफरेंट होता है, तो सबको डिफरेंट अमाउंट में क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी चाहिए, ठीक है।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मिनरल्स। द बॉडी नीड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हमारी बॉडी को कार्बन की भी नीड होती है, हाइड्रोजन की भी नीड होती है, ऑक्सीजन की तो ऑलमोस्टली नीड होती है, नाइट्रोजन की भी साथ में होती है। इट ऑल्सो नीड्स डाइटरी मिनरल्स सच एज आयरन, पोटेशियम एंड सो ऑन। अब इसके अंदर क्या होता है कि डाइटरी मिनरल्स भी उसको चाहिए होते हैं, वो भी उसको नीड होती है, जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें ये भी उसको नीड होती है। In most cases, a varied and balanced diet will provide the mineral a person needs if a deficiency occurs. A doctor may recommend supplements. मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि जो बैलेंस डाइट है वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि मिनरल्स पर्सन की जो नीड होती है उसके मुताबिक ही उनको दी जाएगी। कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर उसमें है तो डॉक्टर क्या करता है, उनको रिकमेंड करता है सप्लीमेंट्स, यानी कि उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है। हेयर आर सम ऑफ मिनरल्स द बॉडी नीड्स टू फंक्शन वेल। यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स बताए गए हैं जो कि आपकी बॉडी को नीड होती है और फिर उनका क्या फंक्शन होता है। तो हम मिनरल्स को डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी को किन किन मिनरल्स की नीड होती है और किस तरीके से हमारी बॉडी में ये वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये? एक इलेक्ट्रोलाइट है। इट इनेबल्स द किडनी, द हार्ट, द मसल्स एंड द नर्व्स टू वर्क प्रॉपरली। ये क्या करता है? किडनी को इनेबल करता है, हार्ट को, मसल्स को, नर्व्स को, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। द 2015 एंड 2020 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन रिकमेंडेड दैट अडल्ट्स कंज्यूम 4700 मिलीग्राम्स और पोटेशियम ईच डे। 2020 के जो डाइटरी गाइडलाइंस में देखा गया, जो कि अमेरिकन ने रिकमेंड किया गया था, उसमें एक अडल्ट को पर डे यानी कि रोज़ाना 4700 मिलीग्राम पोटेशियम लेना चाहिए। टू लिटिल कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड किडनी स्टोन। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा लोगे, टू लिटिल यानी कि कम लोगे, तो वो लीड कर सकता है कि आपके जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक आपको हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है। टू मच में भी हार्मफुल टू पीपल विथ किडनी डिजीज़। जिनको किडनी डिजीज़ होती है तो उनके साथ भी लोगों को वो नुकसान भी दे सकता है। ठीक है। जैसे पोटेशियम किन की चीज़ों में होता है? एवोकाडोज हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, बनानाज हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, स्क्वैश हो गए, बीन्स है, लेंटिल्स हैं, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है। सोडियम क्या है? सोडियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट डेट हेल्प। सोडियम भी एक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या हेल्प करता है? मेंटेन नर्व एंड मसल फंक्शन। नर्व्स का जो आपका फंक्शन होता है, नर्व्स का फंक्शन ये होता है कि आपके इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना असेंडिंग पाथवे में, डिसेंडिंग पाथवे में। तो ये सब क्या है? आपकी नर्व्स जो है वो वर्क कर रही होती है, तो उनको भी नीड होती है। तो उनको किस चीज़ की ज़्यादा नीड होती है? सोडियम की नीड होती है। तो वो क्या करती है? आपके मसल फंक्शन को भी मेंटेन रखती है। आपकी ब्लड बॉडी में जो भी फ्लूइड लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। Too little can lead to hyponatremia. Symptoms include lethargy, confusion and fatigue. कम अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सिम्टम्स उसके अंदर नजर आने लगेंगे, लेथार्जी हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, फैटिक हो जाएगी, एंजाइटी में भी आप रहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? टू मच कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ नहीं ले रहे तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक भी आपको हो सकता है। करंट गाइडलाइंस रिकमेंड कंज्यूमिंग नो मोर देन 2300 mg ऑफ सोडियम अ डे। जो करंट गाइडलाइंस है, यानी कि जो अभी की सूरत हाल के मुताबिक देखा गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2300 मिलीग्राम सोडियम रोज़ाना लेनी चाहिए। ठीक है। 1 टीस्पून, अराउंड 1 टीस्पून के बराबर होती हैं। ठीक है। कैल्शियम क्या है? द बॉडी नीड्स कैल्शियम टू फॉर्म बोन्स एंड टीथ। इट ऑल्सो सपोर्ट द नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड अदर फंक्शन। बॉडी को किन चीज़ की नीड होती है? कैल्शियम की नीड होती है। किस लिए? ताकि बोन्स की फॉर्मेशन हो सके, टीथ की फॉर्मेशन हो सके। ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, कार्डियोवास्कुलर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्थ को सपोर्ट करती है, और हमारे जो ऑर्गन्स फंक्शंस होते हैं, जो भी ऑर्गन फंक्शन कर रहा होता है इंडिविजुअली तौर पर, तो उसको भी फंक्शनिंग में क्या करती है? सपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। टू लिटिल कैन कॉज बोन्स एंड टीथ, सो टू वीकन symptoms of a severe deficiency including tingling in the fingers and changes in heart rhythm which can be life threatening. कम अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा? बोन्स में जो है आपके वीक होना शुरू हो जाएंगी, टीथ आपके वीक हो जाएंगे। इसमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे कि आपको सीवियर डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें आपको टिंगलिंग हो सकती है, आपकी फिंगर्स में, आपकी हार्ट रिदम में चेंजिंग आ सकती है, जो कि आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। Too much can lead to constipation, kidney stones, reduced absorption of other minerals.
करंट गाइडलाइंस में इसको देखा गया कि एक अडल्ट के लिए कितने 1000 मिलीग्राम पर डे जो है अडल्ट को लेनी चाहिए। 1200 mg जो है वो वुमेन के लिए अगर उनकी एज 51 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है कि आपकी जो बोन्स है आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है और आपकी जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाती है। गुड सोर्सेज इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स, लिज्यूम्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। गुड सोर्सेज हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है तो उसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लिज्यूम्स आ जाते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। फॉस्फोरस को अगर हम देखा जाए तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्थ ऑफ ऑल बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस जो है आपके तमाम बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ठीक है, और ये क्या कंट्रीब्यूट करता है आपकी हेल्थ को, यानी कि आपकी बोन और आपके टीथ को जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है उनको कंट्रीब्यूट करता है। टू लिटिल फॉस्फोरस कैन लीड टू बोन डिजीज। कम अमाउंट में अगर फॉस्फोरस है तो वो क्या कर सकता है, बोन डिजीज हो सकती है। अफेक्ट एपिटाइट, आपकी भूख पे इफेक्ट पड़ेगा। मसल्स स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर्ली नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन आपका सही नहीं होगा। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एनीमिया। एनीमिया आपको हो सकता है, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आपको हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, पिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है आपकी स्किन में जिसको आप इचिंग भी कहते हैं, और कन्फ्यूजन वगैरह, मतलब वही एंजाइटी में रहना, फैटिक वगैरह। टू मच इन द डाइट इज़ अनलाइकली टू कॉज हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉसिबल फॉर सप्लीमेंट, मेडिकेशन, फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आपने इसको नहीं लिया तो, या नहीं लेते तो अपनी डाइट में इसको शामिल करें। अडल्ट शुड एम टू कंज्यूम अराउंड 700 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोरस ईच डे। एक अडल्ट को चाहिए कि वो अपने जो है डाइट में अपना जो उसका एम है उसमें कंज्यूम करे, तकरीबन 700 मिलीग्राम फॉस्फोरस उसको रोज़ाना लेने चाहिए। गुड सोर्सेज में फॉस्फोरस में अगर देखा जाए तो क्या आ जाता है, सैल्मन हो गया, लेंटिल्स हो गया, कैश्यूज़ हो गया। तो ये सारे कैश्यूज़ जिसको हम काजू कहते हैं, तो काजू में जो है फॉस्फोरस पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम कंट्रीब्यूट्स टू मसल्स एंड नर्व फंक्शन। इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल्स एंड इट इनेबल्स द बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स, बोन्स एंड डीएनए। मैग्नीशियम क्या कंट्रीब्यूट करता है, आपकी मसल्स को, जो नर्व फंक्शन होती है, मसल्स के फंक्शन होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और आपकी बॉडी को जो है एनेबल्स करता है, मतलब इस काबिल आपकी इस बॉडी को बनाता है कि वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करे, क्योंकि प्रोटीन हमने पढ़ा था कि कुछ हमारी बॉडी बनाती है और कुछ हम बाहर से लेते हैं। आपकी बोन्स की फॉर्मेशन ठीक तरीके से और डीएनए आपका सही रहे, ठीक है। टू लिटिल मैग्नीशियम कैन इवेंचुअली लीड टू वीकनेस, नोजिया, टायर्डनेस, रेस्टलेस लेग, स्लीप्स कंडीशंस एंड अदर सिम्टम्स। कम अमाउंट में मैग्नीशियम लेंगे, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, वीकनेस हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, टायर्डनेस आपको हर दफ़ा फील रहेगी, रेस्टलेस लेग्स होने लगेंगी आपकी, स्लीप कंडीशन आपकी प्रॉपर्ली नहीं होगी, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। टू मच कैन रिजल्ट इन डाइजेस्टिव एंड इवेंचुअली हार्ट प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अब मैग्नीशियम किन चीज़ों में पाया जाता है, देखें, नट्स है, स्पाइनिश है, बीन्स आर गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। अडल्ट फीमेल्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, 320 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम ईच डे, ठीक है, और मेल्स में कितनी है, 420 मिलीग्राम पर डे। जिंक क्या है, जिंक प्ले अ रोल इन हेल्थ ऑफ बॉडी सेल्स, द इम्यून सिस्टम, वुंड हीलिंग, द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। जिंक भी क्या है, आपकी बॉडी में एक अहम रोल अदा करता है कि आपका इम्यून सिस्टम को कंटेन कर रहा होता है, वुंड हीलिंग को कंटेन करता है, और जो आपकी प्रोटीन की क्रिएशन होती है उसको भी देख रहा होता है, ठीक है। टू लिटिल कैन लीड टू हेयर लॉस, स्किन सोर्स, चेंजेस इन टेस्ट और स्मेल और डायरिया। कम अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा, हेयर लॉस होगा, स्किन सोर्स हो जाएंगे, आपको आपके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, आपको डायरिया हो सकता है। टू मच कैन लीड टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक होने लग जाएगा। अडल्ट फीमेल नीड 8 मिलीग्राम ऑफ जिंक अ डे। एक अडल्ट फीमेल को 8 मिलीग्राम जिंक लेना चाहिए रोज़ाना, और अडल्ट मेल को 11 मिलीग्राम। डाइटरी सोर्सेज इंक्लूडेड, अब इसके जिंक जो है किस में पाया जाता है, ज़्यादातर डाइटरी सोर्सेज में होता है। फॉर एग्जांपल ऑयस्टर्स हो गया, बीफ हो गया, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट हो गया, कैरियल्स हो गया, बेक बीन्स हो गए। आयरन इज़ क्रूशिकल रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। आयरन जो है एक क्रूशिकल है, मतलब कि ज़रूरी है, अहम है, इम्पोर्टेंट है, मस्ट नीड है, किस लिए, ताकि आपकी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो सके। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो आयरन की ही वजह से होती है। अगर आप में आयरन है प्रॉपरली तो इट मीन्स दैट योर बॉडी इज़ एबल टू प्रोड्यूस और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल।
विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की जब फॉर्मेशन होती है तो उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो आपके तमाम बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन कैरी करता है और फिर आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड क्रिएटिंग हार्मोन्स, और इसका एक अहम रोल क्या है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मिंग करती है और हार्मोन्स को क्रिएट करती है। टू लिटिल मच रिजल्ट इन एनीमिया, अगर कम अमाउंट में लेंगे तो क्या हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, डिफ़िकल्टी थिंकिंग होने लग जाएगी आपको, और टू मच कैन लीड बेहतर मतलब कि क्या हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा, इन सब में क्या शामिल है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आपको होगी और हाई लेवल पे भी आपको हो सकती है। गुड सोर्सेज इंक्लूड फोर्टिफाइड कैरियल्स, बीफ, लीवर, लेंटिल्स, स्पाइनिश। गुड सोर्सेज क्या है, मतलब कि आयरन किन चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है, फोर्टिफाइड कैरियल्स हो गया, बीफ लिवर हो गया, लेंटिल्स हो गया, स्पाइनिश हो गया, इन चीज़ों में क्या होता है कि आयरन जो है वो पाया जाता है। अडल्ट नीड 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन अ डे बट फीमेल्स नीड 18 मिलीग्राम ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। एक अडल्ट को जो है वो 8 मिलीग्राम आयरन की जो है नीड होती है पर डे, लेकिन फीमेल्स को जब उनका रिप्रोडक्टिव ईयर्स चल रहे हों तो उसमें क्या होता है कि 18 मिलीग्राम उनको नीड होती है। मैग्नीज क्या है, द बॉडी यूज मैग्नीज टू प्रोड्यूस एनर्जी, बॉडी जो है मैग्नीज यूज़ करती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका रोल क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में एक अहम रोल अदा करती है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग ना हो। एंड इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। टू लिटिल कैन रिजल्ट in weak bones in children, skin rashes in men and mood changes in women। कम अमाउंट पे अगर हम इसको लेंगे तो क्या होगा कि बोन्स जो है वो आपकी वीक होना शुरू हो जाएंगी, बच्चों में स्किन रेशेज हो सकते हैं मेन में, और मूड चेंजेस हो सकती हैं वुमेन्स में, ठीक है। टू मच कैन लीड टू ट्रेमर्स हो सके, मसल स्पास्म हो गए, अदर सिम्टम्स भी इस पर नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है। बट ओनली विथ वेरी हाई अमाउंट, लेकिन कुछ ज़्यादा हाई अमाउंट में मिजल्स हो गया, हेज़लनट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, चिकन पीस हो गया, स्पेनिश आल प्रोवाइड मैग्नीज, इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है। मेल अडल्ट नीड 2.3 mg ऑफ मैग्नीज ईच डे एंड फीमेल नीड 1.8 mg। एक अडल्ट मेल को कितनी नीड होती है, 2.3 मिलीग्राम नीड होती है मैग्नीशियम की रोज़ाना, और फीमेल को कितनी होती है 1.8 मिलीग्राम। उसके बाद है कॉपर हेल्प्स द बॉडी मेक एनर्जी एंड प्रोड्यूस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। कॉपर क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो मेक एनर्जी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी बना सके, किससे, कनेक्टिव टिश्यू से और ब्लड वेसल से। टू लिटिल कॉपर कैन लीड टू टायर्डनेस हो जाएगी अगर आप नहीं लेंगे, पैचेस ऑफ लाइट स्किन, हाई कोलेस्ट्रॉल आपको हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि उसके जो रिजल्ट होगा उस पर लिवर डैमेज आपको हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। टू मच कॉपर ऑल्सो रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, ज़्यादा हाई अमाउंट में अगर आपने कॉपर लिया तो वो क्या करेगा कि आपकी एब्जॉर्प्शन जो हो रही है जिंक की उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। गुड सोर्सेज इंक्लूड बीफ लिवर, ऑयस्टर्स, पोटैटोज, मशरूम, सिसम सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर पाया जाता है। अडल्ट नीड को कितनी नीड होती है, 900 माइक्रोग्राम्स mcg ऑफ कॉपर ईच डे। अडल्ट को कितनी नीड होती है, माइक्रोग्राम यानी कि कम अमाउंट में, छोटी अमाउंट में, बिल्कुल लिटिल बिट 900 माइक्रोग्राम नीड होती है। उसके बाद है आपका सेलेनियम इज मेड अप ऑफ over 24 selenoproteins and it plays a crucial role in reproductive and thyroid health। सेलेनियम जो है वो 24 सेलेनोप्रोटीन से मिलके बना है और इसका रोल क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव और थायराइड हेल्थ में जो है हमें रोल प्ले कर रहा होता है, हमें सपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट सेल डैमेज, एंटीऑक्सीडेंट हमने पढ़ा था कि वो सेल डैमेज, सेल को प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, सेल डैमेज से प्रिवेंट करता है। टू मच सेलेनियम कैन कॉज गार्लिक, ब्रेथ, डायरिया, इरेटिबिलिटी, स्किन रैशेस, ब्रिटल हेयर और नेल्स एंड अदर सिम्टम्स। ज़्यादातर अमाउंट में अगर आपने सेलेनियम लिया तो आपको क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद टू लिटिल कैन यानी कि कम अमाउंट में लेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, इनफर्टिलिटी इन मैन एंड आर्थराइटिस जिसको हम जॉइंट्स पेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अडल्ट नीड 55 mcg ऑफ सेलेनियम अ डे। अडल्ट को जो है कितनी नीड होती है, 55 माइक्रोग्राम नीड होती है सेलेनियम की अ डे, मतलब कि रोज़ाना। ब्राज़िल नट्स आर एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ सेलेनियम। ब्राज़िल नट्स का यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा एक सोर्स है सेलेनियम का। अदर प्लांट सोर्सेज इंक्लूड स्पाइनिश, ओटमेल एंड बेक्ड बीन्स, ट्यूना, हार्म एंड इनरिच्ड मैक्रोनी और ऑल एक्सलेंट सोर्सेज। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर
सेलेनियम जो है वो पाया जाता है। अब देखते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स पीपल नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस विटामिन्स, सम ऑफ दीज सच एज विटामिन सी आर आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। दिस मीन दे हेल्प प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज बाय रिमूविंग टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स नोन एज फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द बॉडी। पीपल्स को क्या होती है कि स्मॉल अमाउंट में मुख्तलिफ वाइटामिन की नीड होती है, जिसमें से कुछ होते हैं विटामिन सी जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल को डैमेजिंग, ताकि वो डैमेज ना हो सकें। टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं और इनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। फ्री रेडिकल्स का वही आ गया, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना, एक्सक्रीट आउट कर देना फ्रॉम द बॉडी से। विटामिन्स के भी विटामिन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होता है द 8th विटामिन एंड विटामिन सी, वो विटामिन 8 और विटामिन सी होता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसको हम कहते हैं ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होती हैं? पीपल नीड टू कंज्यूम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रेगुलरली बिकॉज द बॉडी रिमूव्स देम मोर क्विकली एंड कैन नॉट स्टोर देम इजीली। पीपल्स को क्या होती है कि वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होती है उनकी नीड्स होती है, उनको कंज्यूम करनी चाहिए रेगुलरली, रोज़ाना की बेस पे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्विकली तौर पर इसको रिमूव करती है, ये स्टोर इतनी ईजिली